हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोगों का ये सीरीज चल रहा है भारत के संविधान का। भारत का संविधान, भारतीय संविधान को लेकर के हम लोग क्या किए थे, भारत के संविधान के पूरे यानी भारत के संविधान का अवलोकन जो है यानी ओवरव्यू जो है हम लोग किए थे। इसमें हम लोग मेरा जो पिछला वीडियो यानी नंबर 1 वीडियो था उसमें भारत के संविधान को जीरो से स्टार्ट किए थे। जो भारत के संविधान को जानना चाहते हैं, ये किसके किसके लिए था, ये तमाम भारतीयों के लिए, ये तमाम भारत के युवाओं, किशोरों, प्रौढ़ एवं वृद्ध सबके लिए ये बनाया गया है वीडियो, ताकि ये भारतीय संविधान को अच्छे से समझ पाए, अपने अधिकार को समझ पाए और भारत के जो कानून व्यवस्था है इसमें किस स्थान पर क्या लिखा हुआ है ये आप जान पाए। इसलिए इस वीडियो को बनाया गया। पहली इसकी प्राथमिकता यह है कि हमारे जो साथी बंधु सब कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए ये लाभकारी तो है ही, साथ में जो तैयारी नहीं भी करते हैं उनके लिए भी लाभकारी है। प्राथमिकता ये बनाने का है कि जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में यदि इससे प्रश्न आता है तो वो उसका उत्तर दे पाए। देखिए हम लोग में इसका ये जो है आज सेकंड क्लास है, ये दूसरा क्लास है आज। इसके सेकंड क्लास, पहला क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इसके अवलोकन किए थे। अवलोकन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले संविधान का परिचय दिए थे। ये देश का सर्वोच्च कानून है, वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें सब पूरे डिटेल से उसे बताया गया है। अगला हम लोग क्या पढ़े थे कि इसको कब पास किया गया, अलंकृत कब हुआ, इसको कब लागू किया गया, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बताएं, वो मुख्य शिल्पकार थे। यह जो है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, उस वीडियो में पूरे एक्सप्लेन किए एकदम विस्तार से। और अगला संविधान, जो मूल संविधान है उसके 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची के बारे में बताएं। अब इसमें जो पहला जो वीडियो था उसमें केवल हम क्या किए थे, 8 शेड्यूल, जो हमारे 8 अनुसूची है इसके बारे में विस्तार, 8 और जो वर्तमान में है ये +4 यानी 12 अनुसूची के बारे में आपको बता दिया गया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे 22 भाग, यानी ये पुराना जो 22 भाग है वो और नया वाला जो 3 और जुड़ गया है ये, यानी टोटल 25 भाग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। टोटल शेड्यूल्स के बारे में क्या क्या था सब कुछ पढ़ लिए थे, 8 भाग था और समय के साथ साथ परिवर्तन आया और क्या हो गया, 12 बन गया। उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। 8 अनुसूची में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, और ये 8 अनुसूची और 12 अनुसूची क्या है, 8 एकदम सेम ऊपर जैसे हैं और अगला 8 अनुसूची के बाद जो है समय समय पर परिवर्तन लाए गए। ये था आपका 9वां अनुसूची और ये था आपका 10वां और ये था आपका 11 और ये था आपका 12। ये 12 अनुसूची के बारे में आपको जो है पिछली वाले वीडियो में आपको बता दिया गया। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट, यानी भारत के संविधान का जो भाग है, भाग कितने हैं, जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा भारत का मूल संविधान है, उस मूल संविधान में टोटल 22 भाग हैं और परिवर्तन के साथ जो है वर्तमान में 25 भाग, यानी प्रेजेंट में कितने भाग हैं, 25 भाग है। इन सब को हम एक एक करके आज एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से अच्छे से एकदम एकाग्र होकर इस वीडियो को देखिएगा, लाभ होगा। आगे बढ़ते देखिए, सबसे पहले परिचय। परिचय क्या है, भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान को विभिन्न भागों यानी विभिन्न पार्ट्स में विभाजित किया गया है ताकि शासन, एक मिनट रुकिएगा, अभी भी कुछ इशू है, एक मिनट रुकिए, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
अच्छा मैनेज कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? शासन अधिकारों, कर्तव्यों और प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को व्यवस्थित किया जा सके। प्रारंभ में 22 भाग थे, लेकिन अब संशोधन के बाद 25 भाग हो गए हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है, कैसे है, देखिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। देखिए, भारत का जो संविधान है, इसको मैं फिर से इरेज करके बता रहा हूं। देखिए, भारत का संविधान को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है ताकि शासन अधिकारों, आपके ऊपर भी शासन सरकार के द्वारा हो रहा है, तो शासन, आपका क्या अधिकार है, सरकार का क्या अधिकार है, अधिकारों, नागरिक यानी हमारा क्या कर्तव्य है और सरकार का क्या कर्तव्य है, कर्तव्य, प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को व्यवस्थित किया जा सके, यानी उसको सही तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में लाया जा सके, इसके लिए 22 भाग थे। लेकिन अब संशोधन के बाद इसे क्या कर दिया गया, इसे अब 25 भाग बना दिया गया, यानी 25 कर दिया गया है। क्या किया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इंटू डिफरेंट part 2 systematically organized provisions related to governance, rights, duties, administrations. Originally there was 22 parts, 22 parts थे, but now there are 25 part after the amendment. संशोधन के बाद इसे 25 भाग बना दिया गया। देखिए 25 भाग में क्या क्या है, आते हैं, एक मिनट। पीपीटी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा, इसमें आपका पीपीटी का कुछ प्रॉब्लम है। आगे 12 भाग यानी ओवरव्यू, हाँ ये रहे। चलिए ये आपको समझा दिए, इसके विभिन्न भाग हैं। अगला पेज देखेंगे क्या है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कितने थे, 22, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान संरचना कितने हैं, 25। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है पार्ट 1। अब ऐसे करते हुए आपको पूरे 25 भाग, 22 और 3 25, पूरे 25 भाग को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए 25 भाग में क्या, सबसे पहला जो बोला गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका क्षेत्र। पहले में बोला गया संघ और उसका क्षेत्र। इसमें भारत के राज्यों, इसमें भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी भारत के अंदर जो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इसके अलावा जितने भी वर्तमान में अभी 28 स्टेट है, इन सभी स्टेट को भारत का राज्य ना कह करके भारत का संघ के रूप में डिनोट किया गया है। राज्य होने के लिए 4 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? सबसे पहला एक टेरिटरी चाहिए, एक क्षेत्र चाहिए, एक लैंड जमीन चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट चाहिए, सरकार चाहिए, और तीसरा जो है वो आपका पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, और चौथा जो है वो सोवरेनिटी, संप्रभुता होनी चाहिए। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें सभी राज्यों के पास, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड सबके पास है, 28 राज्य के पास, लेकिन सोवरेनिटी जो है वो केवल एक भारत के पास है। इसलिए क्या बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि भारत, इसमें भारत को राज्यों के संघ जो है,
राज्यों को संघ के रूप में परिभाषित किया गया, राज्यों को राज्य नहीं, राज्य को संघ के रूप में परिभाषित किया गया है, तथा राज्यों के निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन का विवरण है। यानी पहला भाग में कहा गया है कि भारत के सभी जो राज्य हैं वो क्या है, एक संघ है। भारत एक संघों का समूह है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो संघ के प्रधानमंत्री हैं। भारत के तमाम जो 28 संघ है, इस 28 संघ के प्रधानमंत्री हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। राज्य होने के लिए 4 चीजें चाहिए, हर एक उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबके पास क्या है, 3 चीजें हैं, लेकिन एक चीज संप्रभुता नहीं है, इसलिए वो संघ है। इसके सीमा, इसके निर्माण कैसे होंगे और इसकी सीमाएं क्या होंगी, इन सब का वर्णन किसमें है, पार्ट 1 में। पार्ट 1 में आर्टिकल कितने से कितने तक, 1 से 4 तक। आने वाले समय में आपको हर एक अनुच्छेद याद होगा, 1 से 4 तक अनुच्छेद में किस में क्या बातें लिखी हैं, ये भी हम ही बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, इसी सीरीज में बताएंगे। क्या बोले, पहला भाग 1 में लिखा, क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है भारत को राज्य के संघ के रूप में परिभाषित किया गया, और इसमें राज्यों के निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन का वर्णन किया गया पार्ट 1 में। deals with the India as a union of states। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक यूनियन। और इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको स्टेट जो है, राज्य और टेरिटरीज के बारे में, स्टेट के फॉर्मेशन, स्टेट्स एंड फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट में, पार्ट 2 में लिखा है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में वर्णन है। यानी संविधान का पहला भाग किसके बारे में है, राज्य और संघ, भारत संघों का समूह है उसके बारे में, और उसकी सीमाएं क्या होगी और उसके क्या क्षेत्र होंगे, इन सब का वर्णन पार्ट 1 में। पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका वर्णन था, अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है वो आपका राज्यों के बारे में है और संघ के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। हम एक एक आपको आर्टिकल्स भी बताते चलेंगे कुछ दिन के बाद इसी वीडियो में। इस वीडियो कहने का मतलब ये वीडियो का जो सीरीज है, सीरीज बोल रहे हैं, यह बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा। कहने का सीधा तात्पर्य क्या है, यह बताता है कि संविधान लागू होने के समय, जिस समय संविधान लागू हुआ तो कौन भारत का नागरिक होगा। सीधा संविधान के अनुसार भारत का नागरिक कौन कहा जाएगा, यह जो है भाग 2 में लिखा गया है। अनुच्छेद कितना से कितना, 5 से 11 डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, डिफाइन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला तीसरा में क्या कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा क्या है, भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार क्या है, संविधान हमें किस प्रकार का अधिकार दे रही है, यह जो है भाग 3 में लिखा हुआ है। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में यह लिखा हुआ है कि भारत के सभी जो निवासी हैं उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, किस प्रकार का अधिकार है, किस प्रकार का मौलिक अधिकार हमारा संविधान हमें दे रहा है। तो मौलिक अधिकार के बारे में किसमें लिखा है, तो पार्ट 3 में लिखा है, भाग 3 में लिखा है। आर्टिकल्स कितने से कितने तक, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक ये हमारा अधिकार क्या है, ये देखेंगे। पहला अधिकार देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसमें समानता, सभी व्यक्ति समान है, अमीर गरीब, कोई नेता मंत्री, इसके अलावा तमाम कोई भी हो, लेकिन संविधान के सामने क्या है, सब समान है, पहला। दूसरा, स्वतंत्रता, वर्तमान भारत के निवासी जो भी हो सब क्या है, स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर क्या है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है संविधान के अनुसार। अगला क्या है, जीवन की सुरक्षा जैसे अधिकार दिए गए हैं, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो भी अधिकार हैं वो सभी अधिकार दिए गए हैं। इन्हें न्यायालय लागू कर सकता है, जीवन को लेकर के जो भी अधिकार है वो न्यायालय लागू कर सकती है। यह संविधान का अनुच्छेद कितना से कितना तक है, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार का भाग 3 में दिया हुआ है।
मौलिक अधिकार के 12 से 35 तक का पूरा अनुच्छेद का एक पूरा वीडियो रहेगा, इसमें आप अपने अधिकार को जान पाएंगे। आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। पार्ट 4 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखा गया है 36 से 11, आर्टिकल 36 से 11, अनुच्छेद 36 से 11 में। इसमें सरकारों को कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए एक मार्गदर्शन देता है। सीधा सा कहने का मतलब डीपीएसपी क्या है, राज्य जो है उसको चलाने के लिए किस प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी नियम कानून जो भी होगा उसके लिए उसके जो दायरे हैं, बाउंड्री है, वो क्या है, वो किसमें है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। चौथा, पांचवा भाग 5 में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151 तक दिया हुआ है। इसमें राष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय सरकार की संरचना का वर्णन है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा मतलब संविधान का ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है, जिसमें क्या बताया गया है, भाग 5 में संघ की सरकार के बारे में, संघ का सरकार, संघ इसमें डिस्क्राइब किया गया किसके बारे में, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी पूरे शासन तंत्र का वर्णन है। पूरे शासन तंत्र का वर्णन किसमें, पार्ट 5 यानी भाग 5 में है। भाग 5 में है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक किया गया है। भाग 5 संघ सरकार, यानी इसमें राष्ट्रपति, संसद और केंद्र सरकार की संरचना का वर्णन है। केंद्र में सरकार किस प्रकार की रहेगी, इन सब का वर्णन है। एक बार हम लोग फिर से 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर 5 तक फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें याद भी करते चलना है। देखिए पहला भाग में क्या दिया हुआ है, पहले भाग में राज्य और संघ और उसका क्षेत्र के बारे में, आर्टिकल 1 से 4, इसके बारे में, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। दूसरा सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। तीसरा फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 15, आर्टिकल 12 टू 35, 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार, हमारा अधिकार क्या है, संविधान हमारा अधिकार क्या देता है, ये किसमें लिखा हुआ है, पार्ट 3 में, भाग 3 में। अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कल्याणकारी किस प्रकार के नीति, किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे संघ की सरकारों के द्वारा। संघ का कहने का मतलब राज्य की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब का जो है एक होगा 36 से 51। गाइडलाइंस दे दिया जाता है कि आप इस दायरे में रह करके आप नियम बनाएंगे, दायरे के बाहर नियम आप नहीं बनाएंगे। आगे भाग 5 में यानी भाग 5 पार्ट 5 में क्या बोला गया है, यूनियन गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट बैठी है, संघ की जो सरकार बैठी है, केंद्र की सरकार, उनमें राष्ट्रपति, संसद और केंद्र सरकार की संरचना, उनकी किस प्रकार की संरचनाएं रहेगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उनके कार्य क्या है, उनके वेतन, इन सभी तमाम चीजों की का जो वर्णन है वो कब किसमें किया गया है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। आगे बढ़ेंगे 6 में, भाग 6 में, भाग 6 में क्या गया है, स्टेट गवर्नमेंट 152 से लेकर के 152 से लेकर के 237 तक किया गया है। इसमें राज्य सरकार की संरचना और उसके कार्य, राज्य की सरकारें जो है उसका, राज्य की सरकार, आपको बार बार कंफ्यूजन हो रहा होगा, बार बार कंफ्यूजन हो रहा, राज्य और संघ में, राज्य और संघ में। राज्य की सरकार कहने का सीधा तात्पर्य है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट राज्य, अभी आप केवल राज्य का मतलब समझिए, राज्य। राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस की भाषा में यूपी एक संघ है, एक यूनियन है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एक संघ है, और तमाम 28 राज्यों को मिला दे, इस 28 राज्यों को मिला करके एक देश बनता है जिसका नाम भारत है। संघों का समूह है भारत। फिर से रिपीट करो, देखिए भाग 6 में लिखा है राज्य की सरकार के बारे में क्या किया गया है, उसकी संरचना और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे भाग 8 में, स्टेट इन पार्ट बी, क्या बोला गया है, इसमें 1956 में संशोधन द्वारा हटा दिया गया, यानी ये जो 7 नंबर था, 7 नंबर यानी भाग 7 का भाग बी, भाग बी जो है इसे राज्य निरस्त, राज्य क्या किया, राज्य निरस्त। दिस पार्ट वाज रिमूव्ड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 1956 में इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, ये 8 वाला जो हिस्सा है इसको क्या किया गया, 1956 में हटा दिया गया है। 1956 में भाग 7 को हटा दिया गया, संशोधन द्वारा हटा दिया गया, कब, 1956 में। अगला 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में,
230 239 से लेकर के 242 239 से 242 इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुच्छेद कितना से कितना? अनुच्छेद 339 से लेकर 239 से लेकर के 242 239 से 242 तक किया गया है। या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश यानी जितने भी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि कोई 9 बोलेंगे तो दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली एक साथ मिलेगा तो 8 होगा, और यदि वो अलग कर देंगे तो वो अलग अलग होगा, तो तब 9 होगा। क्या बोले? नगर, दादरा और नगर हवेली को मिला दे तो 8 होगा, उसको अलग कर देंगे तो 9 होगा। यदि आपसे कोई पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 8 है, क्योंकि सरकारें एक साथ मिलाकर रखी है। तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में मुख्य रूप से वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 9 में क्या बोला गया? पंचायत के बारे में दिया है, पंचायती राज्य के बारे में। एड लेटर, इसे बाद में जोड़ा गया, गवर्नमेंट इसको बाद में जोड़ी है। पंचायती राज्य के बारे में अनुच्छेद 243 से लेकर के ये आपका स्लैश रहेगा 243 ओ। भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। क्या बोला गया है? यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रदान करता है। 9 क्या करता है? पंचायत में ग्रामीण जो व्यवस्थाएं हैं, स्वशासन की व्यवस्था को स्थापित करता है। भाग 9। भाग 10 को थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया गया? भाग 10 से पहले आप पढ़ लीजिए जो अमेंडमेंट किया गया। जैसे क्या बोले? 22 था, है ना? 22 में वर्तमान में कितना है? 25, तो ये संख्या 22 ही रहेगा। ये जो 25 हुआ है ये आपका ABCD के रूप में जुड़ा है। ABCD या 1 2 के रूप में क्या हो गया है? ऐड हो गया है। वही ये वाला है 9A, पहला एक तो मिला 9A किसके बारे में है? 9A म्युनिसिपैलिटी के बारे में है। इसका अनुच्छेद कितना है? 243P और से लेकर के 243 ZG तक नया ये जुड़ा है अमेंडमेंट के बाद। यह शहरी स्वशासन को लेकर के, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। यानी फिर से मैं रिपीट कर दूं, 9 नंबर जो है 9 ये भी ऐड किया गया है। 9 ये पंचायत के लिए है और 9A जो है 9A जो है यह जो है म्युनिसिपैलिटी के लिए है। दोनों जो है स्थानीय, पंचायत में हो गया तो ग्रामीण शासन और म्युनिसिपैलिटी में हो गया तो शहरी स्थानीय शासन को लेकर के दिया गया है। यानी हम लोगों के यहाँ जितने प्रकार का जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसी में इन सब का वर्णन किया गया है। अगला है 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। यानी 9 में 3 हो गया। 9 में क्या हो गया? सबसे पहला 9 किसके बारे में? पंचायत के बारे में। 9A किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटी के बारे में। 9A म्युनिसिपैलिटी के बारे में। 9B किसके बारे में है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, सहकारी समिति के बारे में। यह सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान देता है। सहकारी समिति क्या होती है? जो समाज को मदद प्रदान करती है। बहुत सारी सहकारी समितियां होती हैं, उन सभी सहकारी समितियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया। ये कहाँ है? 9B में 9 में 3 जुड़ा। सबसे पहला एक 9 था, 9 पंचायत के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 पंचायत के लिए, 9A म्युनिसिपैलिटी के लिए और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, सहकारी समिति के लिए। अगला बढ़ेंगे 10। अब आया 10। 10 किसके लिए है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरियाज के लिए, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के लिए। अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A तक, 244 से 244A तक दिया गया है। यह जो है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान देता है। यानी आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में जो अनुसूचित लोग हैं, जनजाति लोग हैं, इन सब के जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्र में प्रशासन को देखरेख करना, प्रशासन कैसे चलेगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, तमाम जो व्यवस्था है वो भाग 10 में लिखा हुआ है। इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद कितना है? 244 से लेकर 244 से 244A। इन सब के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। अभी केवल भाग याद कर लीजिए, पार्ट्स। अगला है 11। इसमें क्या बोला गया है? केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध। यानी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी भारत का
सेंट्रल गवर्नमेंट का संबंध, दोनों का किस प्रकार का संबंध होगा, इन सब का वर्णन किसमें है, 11 में। किसमें है, 11 में। ये कहां से कहां तक लिखा है, 245 से लेकर के 263 तक, 245 245 से लेकर 263 तक इसका वर्णन किया गया है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे, यह संबंध कैसा होगा, किस प्रकार का संबंध होगा, किस स्थान में कैसा संबंध, किस जो भी नियम के अनुसार जो संबंध होगा, आपसी संबंध नहीं, राजनीतिक संबंध नहीं, प्रशासनिक संबंध, शासकीय गवर्नेंस का संबंध कैसा होगा, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 11 यानी अनुच्छेद नहीं भाग 11 में किया गया है, अनुच्छेद 245 से 263, 245 से 263 में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 12 में किया गया है वित्तीय संपत्ति और अनुबंधन, जितने भी आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये अनुच्छेद 264 से 264 से लेकर के 300A तक किया गया है। इसमें वित्तीय संबंधी और संपत्ति अधिकारों से संबंधित जितने भी तमाम फाइनेंशियल, रुपया पैसा धन दौलत सबका जो वर्णन है वो पूरा वर्णन किसमें किया गया है, 12 में। याद रखिएगा, फाइनेंस प्रॉपर्टी सब कुछ का वर्णन जो है वो किस भाग में है, भाग 12, भाग 12 में किया गया है। भाग 12 में आप केवल भाग 12 पढ़ लेंगे तो तमाम चीजें आपको मिल जाएगा। भाग 12 इसमें वित्तीय संबंधों और संपत्ति अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें डील्स विद द फाइनेंस रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज राइट्स, यानी धन क्या बोलते हैं, फाइनेंस, वित्तीय और संपत्ति से संबंधित जितने भी नियम है वो किसमें वर्णन है, आपका पार्ट 12 भाग 12 में। आगे बढ़ते हैं, भाग 13 पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301 से 307 यानी 301 से 307 तक वर्णन है व्यापार और वाणिज्य के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। यह इंश्योर क्या करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन द इंडिया, यानी यह भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। व्यापार भारत में किस प्रकार का व्यापार होगा, किस प्रकार के टैक्स सिस्टम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने के जो भी नियम है, इन सभी नियम का वर्णन कहाँ है, पार्ट 13 आर्टिकल 301 से 307, आर्टिकल 301 टू 307 यानी 301 से 307 तक इसका पूरा वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, भाग 14 ये कितना था, 14 सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, 308 से लेकर 323 में यानी सिविल सेवा एवं लोक सेवा आयोग से संबंधित, यानी ये जो बनाने का इस आपका क्लास को बनाने का उद्देश्य यही है कि इन सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्या हो, लाभकारी हो। जो किसने लिखा हुआ है, गौर से देखिए, कहाँ है अपना अधिकार, कहाँ लिखा हुआ है, जो एस्पिरेंट्स है उनका अधिकार कहाँ लिखा हुआ है, वो अधिकार है पार्ट 14 भाग 14 में लिखा हुआ है कि जब सेवाएं किस प्रकार की, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स डील्स विद सिविल सर्विस एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस, यानी सिविल सेवा और लोक सेवा आयोग से संबंध, दोनों इन सब के संबंधों के बारे में। कैसा संबंध होगा, मंत्रियों के साथ यानी सरकार के साथ संबंध, प्रशासन का संबंध, यानी किस प्रकार से संबंध किसके बीच कैसा होगा, इन सब का वर्णन जो है आपका भाग 14 में लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 14A यानी इसमें भी अमेंडमेंट है, 14A जोड़ा गया, 14A है, यह है अधिकरण। क्या है, अधिकरण के बारे में, यह प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था करता है। प्रशासनिक अधिकरण प्रोवाइड्स ट्राइबल्स, कहने का क्या मतलब है, यह प्रशासक जो होते हैं उनके अधिकरणों की व्यवस्था करता है। अधिकरण का क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है, इन सबको लेकर डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि भाग 14A 14A में अधिकरण का वर्णन है। यह जो प्रशासक होते हैं उनके अधिकरणों का बात किया गया है। आगे 15 में क्या किया गया है, 15 में निर्वाचन। अभी वर्तमान में कहां चुनाव है, 5 राज्यों में, जिसमें एक पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम है तो 2 जगह, इसके अलावा और 3 जगह पे चुनाव है। पता है 3 जगह पे कहाँ है, ज्यादा बोलना नहीं है, केवल सुनना है। क्या बोले, 5 जगहों पे चुनाव हो रहा है। तो कितने भाग 15 में इलेक्शंस को लेकर के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच वर्णन है।
यह चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यानी इलेक्शन कमीशन जो है डील्स विद द इलेक्शन प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशंस। यानी इलेक्शन भारत में चुनाव प्रक्रिया, तमाम प्रकार के चुनाव, जितने भी प्रकार, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, तमाम चुनाव जो है इन सभी चुनावों का और चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन है वो कितने में है? भाग 5 में। भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। आगे बढ़ेंगे। भाग 16। भाग 16 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, यानी एसटी एसटी के बारे में दिया है 330 से लेकर 342 तक। यह आरक्षण और सुरक्षा उपयोगी प्रदान करता है। यानी जाति और जनजाति को सुरक्षा जो प्रदान किया जाता है वो 330 से लेकर के 342 तक इसका वर्णन है। 330 से 342 तक इसका वर्णन है। प्रोवाइड रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड्स, किसको? आरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? एससी एसटी को। एसटी एसटी को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति को जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है वो किसमें किया जाता है? भाग 16 में। भाग 16 में, भाग 16 में इसका वर्णन किया गया है। आरक्षण और सुरक्षा उपयोगी प्रदान करता है। भाग 16 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 17 राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन है। 343 से 351 तक इसका वर्णन किया गया है। ये राजभाषा को लेकर है, डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यह जो है भारत की राजभाषा से संबंधित है। भारत में कितनी भाषाएं, किस प्रकार की भाषाएं बोली जाएगी, भारत का राजभाषा कौन सा होगा? जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। और सेकंड जो दिया गया है वो इंग्लिश को दिया गया है, स्थान जो है इंग्लिश को भी दिया गया है। तो राजभाषा के बारे में, भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में जितना भी वर्णन है वो किसमें है? पार्ट 17 नंबर में है। भाग 17 में जो है वो भाषा को लेकर के वर्णन किया गया है। डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से होंगे भारत में, इसका वर्णन है। अगला है भाग 18 में इमरजेंसी, आपातकाल का वर्णन है 52 से लेकर के 60 तक। आपातकाल का मतलब है कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गया, या किसी प्रकार की महामारी आ गया, या किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा या कोई संकट आता है, तो संकट को लेकर के, इस संकट से कैसे निपटना है, उस संकट के समय किस प्रकार के कानून लगेंगे, किस प्रकार का शासन व्यवस्था होगा, इन सब का वर्णन जो है वो कितने में है? भाग 18 में लिखा हुआ है इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। ये क्या है? यह राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल, तीनों में, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्र का मतलब यदि पूरे देश में किसी प्रकार का कोई घटना घटता है तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो, किस प्रकार से प्रशासन चलेगा। अगला है कोई एक राज्य में केवल घटनाएं घटती है तो किस प्रकार की स्थिति और किस प्रकार का शासन व्यवस्था चलेगा। और तीसरा है वित्तीय आपात का मतलब है यदि देश के पास आर्थिक रूप से देश यदि संपन्न नहीं रहेगा, उस समय किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार के शासन को चलाया जाएगा। इस सब का प्रावधान जो है, इन सब के बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और इसमें शासन कैसा होगा इसका भी वर्णन है। लेकिन भाग कौन सा है? वो भाग आपका 18 है। भाग 18, भाग 18। आगे बढ़ेंगे। भाग 19। भाग 19 में क्या है? विविध। विविध का मतलब क्या है सुनिए, जो कुछ भी इसके अलावे बच गया, पूरा मिक्स वाला जो कुछ बच गया, वो बचा हुआ क्या हो गया? इसमें विविध प्रावधान शामिल है। इसमें अलग अलग कुछ क्या है शामिल कर दिए गए हैं। विविध, जो जिसका दायरा, मतलब कहने का मतलब है कि सबको अलग अलग बांट दिए, अब जो बचा अलग अलग करके एक जगह अलग अलग नहीं हो रहा है तो सबको एक जगह पर रख दिए। तो ये विविध वाला है। विविध का कितने में है? 19 में। विविध वाला 19 में, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक विविध में। अब आते हैं आर्टिकल 20 में अमेंडमेंट है, यानी 368 संशोधन के बारे में बोला गया है। यह बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। अब संविधान निर्माता जो थे वो इतने बुद्धिजीवी, इतने महान थे कि इतने दूर का सोचे कि संविधान में यदि भविष्य में बदलाव किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, उसके लिए भी लिख करके गए। अमेंडमेंट 368 में जो लिखा हुआ है कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाएगा, तो इसमें यह बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, संविधान कैसे संशोधित होगा, संविधान कैसे संशोधन किया जाएगा, उसमें कैसे बदलाव किए जाएंगे। तो
तो किस में लिखा है? 368 में लिखा है। और भाग कौन सा है? भाग है 20 भाग में लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, भाग 21। भाग 21 में क्या लिखा हुआ है? अस्थायी प्रावधान यानी टेम्पोररी। ये कितना से कितना तक है? 369 से लेकर के 392 तक। 369 से आर्टिकल अनुच्छेद 369 से 392 तक लिखा हुआ है। यह अस्थायी और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। यदि किसी प्रकार का कोई विशेष प्रावधान दिया गया किसी भी क्षेत्र में, विशेष प्रावधान, ये भी एक विविध वाला हिस्सा है, लेकिन कोई विशेष अलग क्षेत्र में दे दिया गया, कोई एक अलग स्पेसिफिक क्षेत्र में यदि कोई प्रावधान करना है, बदलाव करना है, परिवर्तन लाना है, तो इन सब का वर्णन किसमें है? 21 में लिखा गया, टेम्पोररी में। अस्थायी प्रावधान, अस्थायी कहने का मतलब वो फिक्स नहीं होगा, हमेशा के लिए फिक्स नहीं, कुछ समय के लिए होगा, फिर क्या होगा? उसको हटाया जाएगा। तो अस्थायी प्रावधान के। अगला है 22। इसमें संक्षिप्त नाम और प्रशासन यानी शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट दिया गया है। इसमें क्या है? यह संविधान के नाम और प्रारंभ से संबंधित है। संविधान के नाम और प्रारंभ से संबंधित है। आर्टिकल 393 से 95 में, यानी संविधान के नाम और उसका प्रारंभ कैसे होगा, इन सब का वर्णन, यानी सब कुछ लिख दिए और लास्ट में 393 से 95 में ये लिखते हैं कि संविधान का जो नाम होगा, नामांकन का बात आया, यह संविधान के नाम और इसका प्रारंभ कब होगा, इन सब का वर्णन जो है वो अंत में किया गया है। वो भाग कौन सा है? वो भाग है 22वां भाग में है, संक्षिप्त नाम और इसका प्रारंभ। किसमें? 22 भाग में। तो यहां तक हम लोग 22 कर लिए। अब नए जोड़े गए भाग, न्यू एडली पार्ट्स आफ्टर अमेंडमेंट, संशोधन के बाद नया भाग कौन कौन सा जोड़ा गया, इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। क्या है इसमें? क्या जोड़ा गया हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अंदर में क्या चीज जोड़ा गया, आप याद रखिएगा। क्या जोड़ा गया? 9A जोड़ा गया। किसके लिए? म्युनिसिपैलिटी के लिए। म्युनिसिपैलिटी के लिए, स्थायी शासन के लिए, यानी स्थानीय निकाय शासन के लिए जोड़ा गया नगर पालिका को। कब जोड़ा गया? अमेंडमेंट 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन में से जोड़ा गया। इसका है 9A। दूसरा है 9B सहकारी समिति। 9B कहाँ जोड़ा गया? सहकारी समिति। सहकारी समिति को जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और एडेड बाय 97th अमेंडमेंट में 97 में क्या जोड़ा गया था? यहाँ पर आपको बोले थे 14A, किसके बारे में? अधिकरण के बारे में जोड़ा गया था। ये क्या बोला था? यह न्यायालयों पर भार को कम करने के लिए जोड़ा गया था। न्यायालय के भार को कम करने के लिए जोड़ा गया था 14A। अधिकरण बर्डन को कम करने के लिए, कोर्ट्स के बर्डन को कम करने के लिए इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन में, यानी 97वां संविधान द्वारा इसको जोड़ा गया था, संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए निष्कर्ष क्या है? पहले फिर से रिपीट करते रहे। पूरा 25 का 25 भाग कंप्लीट हो गया। कहां से? देखिए 22 भाग पूरा था, उसमें ABCD करके बोले जोड़ा। उसमें जो भी परिवर्तन आता है, परिवर्तन में मूल ढांचा को नहीं तोड़ा जाता। संविधान में अभी भी अनुच्छेद 395 ही अंतिम आएगा, लेकिन आपके बीच में देखिएगा 470 प्लस अभी हो गए हैं। तो इसमें जो मूल ढांचा है वो ढांचा नहीं टूटा है, उसी में ABCD 1 2 3 करके क्या किया गया? एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन मूल संविधान का जो अनुच्छेद है वो 395 ही है। 395 पूरा का 395 ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसमें 470 से ज्यादा दिया गया। वो परिवर्तन कैसे आया है? ABCD पीछे में जोड़ करके। तो इसमें भी वही किया गया। 22 भाग मूल ढांचा का मूल ढांचा है, लेकिन उसमें ऐड कर दिया गया है और नया 3, जो कि आपको बता दिया। संविधान के भाग सभी प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। संविधान का जो भाग है, हमारा पार्ट जो है, ये सभी प्रावधान जितने भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करता है? प्रस्तुत करता है। सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करता है। और मूल 22 भाग से बढ़कर वर्तमान में 25 भाग तक संविधान समय के साथ विस्तृत हुआ और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। यानी समाज की आवश्यकताएं जैसी रही वैसी क्या है? उसमें परिवर्तन और संशोधन लाया गया, और समाज जो है किस प्रकार से आगे बढ़ेगा इस सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो हम लोग आज जो है, आज हम लोग यहीं रखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आपको 2 चीजें बता दी गई। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय। सबसे पहला आपको क्या किया गया?
भारतीय संविधान का परिचय बता दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय दिया गया। उसी में आपको क्या बताया गया, उसके कितने 12 जो आपकी अनुसूचियां शेड्यूल्स थे, 12 शेड्यूल्स को समझा दिया गया फर्स्ट वीडियो में। और सेकंड में जो है आपका 22 जो थे 22 से 22 भाग, और वर्तमान में भी 25 भाग हैं। ये पूरे 2500 के 25 भाग को आपको अच्छे से समझा दिए गए अनुच्छेद के साथ। अब हम लोग जो तीसरा वीडियो देखेंगे, तीसरे वीडियो में आपका स्टार्ट करूंगा 1 से लेकर के 470 470 प्लस जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो आपका अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को हम एक एक करके, जैसे आपका भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में जैसे है, तो एक सेपरेट भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में। जैसे भाग ए में आपका क्या है, राज्यों के बारे में और संघ की संबंध के बारे में। दूसरा है सिटीजनशिप 5 से 11, तो सिटीजनशिप के बारे में। ऐसे करते हुए पूरा आपके चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा 470 अनुच्छेद के साथ। तो तब तक आप देखते रहिए। ये वीडियो किसके लिए है, पहले बता चुके हैं, तमाम भारत के निवासी के लिए जो भारत में रहते हैं और भारत के संविधान को जानना चाहते हैं, एवं जितने भी लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए है। तो आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।